मोहब्बत और बुद्धि की कहानियां सुनते सुनते अकबर के दरबार में बीरबल का नाम ऐसा चमका कि हर कोई उनकी चतुराई का दीवाना हो गया था। पर एक दिन अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, सुना है दूर किसी नगर में लोग इतने मूर्ख हैं कि सुनकर मन रह रहकर आश्चर्य करता है। चलो हमें वहां जाकर देखना चाहिए। बीरबल ने आंखें तरेर कर पूछा, जहांपनाह, क्या हम वहां जाकर लोगों की बुद्धि सुधार कर लौटें? अकबर ने ठहाका लगाया। नहीं, मैं तो बस देखना चाहता हूं कि क्या सचमुच कोई ऐसा शहर होता है जहां हर बात उल्टी हो। बीरबल ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर जहांपनाह आपका मन है तो हम कल निकलते हैं। अकबर और बीरबल अनवरत यात्रा करके उस नगर के पास पहुंचे। आगे आगे झंडे लहराते बाजे बाजते नगर का द्वार था। द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर लगा था जिस पर लिखा था, स्वागत है मूर्खों के नगर में। अकबर ने आंखें तरेरी और पूछा, यह क्या है बीरबल? यह तो बड़ा अनोखा है। बीरबल मुस्कुराया और धीमे स्वर में बोला, जहांपनाह, शायद यहाँ का स्वागत ही अनोखा है। नगर में प्रवेश करते ही अकबर ने देखा कि हर चीज उल्टी सी लग रही थी। घरों की इमारतें ठीक थीं पर लोग ऐसे बात कर रहे थे जैसे हर चीज का उल्टा नियम हो। एक दुकान पर लिखा था, ताजा नहीं मिलता, पर भीड़ लगी थी। लोग बच्चों को डांटकर प्यार में मोटा कर रहे थे। एक नाई बाल काटकर लोगों की दाढ़ी बढ़ाता। एक शिक्षक क्लास में बच्चों को सिखा रहा था कि सीखो बिना पढ़े। हर किसी के मुख पर आत्मविश्वास की चमक थी, पर उनके कामों में अजब किस्म की भूलें थीं। अकबर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने जनसाधारण से बात करने का निर्णय लिया, पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पहले हम थोड़ा छुपकर निरीक्षण करें। छुपकर बैठे हुए दोनों ने देखा कि नगर के राजा नाम का कोई नहीं था। यहाँ का नगर परिषद कुछ अजीब नियमों से चलता था। हर सप्ताह एक नई हकीकत लागू होती, जो कल सही था आज गलत, और जो आज सही कल गलत। लोग तालियां बजाकर कहते, आज हम उल्टा बोलेंगे, और सब कुछ सच मान लिया जाता। चक्कर यह था कि उनकी छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों में भी वही उलटफेर दिखाई देता। लोग आग पर पानी डालते और फिर उसे बुझाने की तारीफ करते। अकबर मुस्कुराए, यहाँ तो नियम ही उल्टे हैं। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, उल्टे नियमों का उल्टा असर हो सकता है। इस नगर की सच्ची मौज शांति तभी बन पाएगी जब लोग समझें कि किस बात का उल्टा करना मूर्खता है और किसका नहीं। अकबर ने निर्णय लिया कि वे थोड़े दिनों तक यहाँ रुकेंगे और समझेंगे कि इस नगर का माहौल ऐसा क्यों है। वे दोनों एक सामान्य घर में रुक गए जिनका मालिक नाम से गुलाम-ए-हंसी था। वास्तव में एक अच्छा आदमी, पर पूरे नगर की तरह उसकी आदतें भी उल्टी थीं। उसने खाना परोसते हुए पूछा, जहांपनाह, आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं, मीठा या नमकीन? अकबर ने कहा, नमकीन। गुलाम ने तुरंत मीठा परोस दिया और मुस्कराया, अभी तक तो यही हाल है। अकबर ने एक निवाले के साथ हंसते हुए कहा, तुम्हारा अतिरिक्त परोसा हुआ व्यंजन स्वादिष्ट है। गुलाम ने आंखें चमकाईं, जहांपनाह, इसी तरह हम सब अपने अपने कामों में थोड़ी थोड़ी मस्ती मिलाते हैं। अगले दिन अकबर और बीरबल नगर के बीचों बीच एक बड़ा सभा आयोजित करने का इरादा कर बैठे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें लोगों की मूर्खता का उपहास करने से पहले समझना होगा कि वे क्यों ऐसे हैं। उनकी मूर्खता सिर्फ विदूषकता नहीं, बल्कि एक सुरक्षात्मक आवरण भी हो सकती है। अकबर ने पूछा, कैसा आवरण? बीरबल ने शांतिपूर्वक समझाया, कभी कभी लोग असफलताओं से डरते हैं और असफलता का सामना न करने के लिए अजीब से नियम बना लेते हैं। वे हंसते हुए अपनी कमजोरी छुपाते हैं। इससे उन्हें कमजोरी नहीं दिखती और वे सुरक्षित महसूस करते हैं। बीरबल की बातों ने अकबर के मन में सहमति पैदा की, लेकिन राजकोष के समृद्धि का एक और पहलू उनकी रुचि बढ़ा रहा था। अगर ये लोग सजग हो जाएं तो नगर की शांति बिगड़ सकती थी, पर क्या बेहतर नहीं था कि लोग बुद्धिमान बने? अकबर ने कहा,
हमें इस नगर की बुद्धिहीनता बदलनी चाहिए। पर बिना अपमान के, स्नेह और हंसी के साथ बीरबल ने अपनी आंखें चमकाईं। जहां पनाह, फिर चलिए, आज हम एक नाटक करेंगे। वह रात नगर के चौराहे पर एक खुला मंच सजा। बीरबल ने अपने सेवकों से कहा कि वे कुछ अजीब हरकतें करें, पर ऐसा करें कि लोग स्वयं उनके साथ जुड़ जाएं। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल ने जैसे ही घोषणा की कि शाम को नगर मंच पर एक उत्सव होगा, पूरा नगर उमड़ पड़ा। लोग उत्साहित थे क्योंकि उन्हें हमेशा से ही ऐसा लगता था कि असामान्य ही अच्छा है। जब मंच पर बीरबल पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले कहा, आज हम यहाँ एक बड़ा खेल देखेंगे जिसका नाम है आईना। इसमें हम सब सामने आकर वह करेंगे जो असल में करना चाहिए, और लोग जो आज तक करते आए हैं उसके उल्टे को देखेंगे। मंच पर बैठे लोगों ने कहा, पर यह तो हमारे नियम के खिलाफ होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर हमें नियमों का पालन करना है तो पहले नियम क्या है? कि सब कुछ उल्टा होना चाहिए। आज की इच्छा है कि हम वही करें जो सीधा है, वरना कल हम फिर से उल्टा कर देंगे। लोग थोड़ी घबराहट में आए पर उत्सुकता ने उन्हें खींचा। पहला एक्टर गुलामय हंसी की बेटी थी, जो रोज स्कूल के बाद घर आकर किताबें फैलाकर उल्टा पढ़ती थी, शब्दों को उल्टा करके। बीरबल ने उससे पूछा, तुम कल क्या पढ़ती हो? उसने कहा, मैं उल्टा पढ़ती हूँ ताकि ज्ञान उल्टा हो और मशहूर हो। बीरबल ने कहा, पढ़कर बताओ सूर्य का अर्थ क्या है? उसने उल्टा पढ़कर युसर कहा और सब हंस पड़े। बीरबल ने तब उसकी ओर गंभीरता से देखा और कहा, सूर्य का अर्थ है वह प्रकाश जो सुबह आती है, और तुम्हारे मन में जो प्रकाश है वह सीधा है, उसे उल्टा मत करो। पढ़ना सीधा होता है, समझना नहीं उल्टा। लड़की ने पहली बार किसी से समझा कि पढ़ना खुद में पवित्र है। उसकी आंखों में एक रोशनी आई, पर वह अभी भी शर्मीली थी। बीरबल ने आगाह किया कि हंसी से सीखना बेहतर है, पर उपहास से शिकायती होना दुख पहुंचाता है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बीरबल ने देखा कि फरीद अकेला नहीं था, उसके पीछे कुछ बड़े लोग जिनकी पहुंच और ताकत अधिक थी, उनका योगदान था। जांच के बाद पता चला कि फरीद को कुछ बड़े व्यापारी मदद देते थे, जो अपने लाभ के लिए पूरे सप्लाई चेन को नियंत्रित करना चाहते थे। बीरबल ने उनकी पहचान भी कर ली। वे लोग दूध का बाजार नियंत्रित कर मुनाफा बढ़ाना चाहते थे। बीरबल ने उनकी गिरफ्तारी और दंड का प्रस्ताव रखा, पर अकबर ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ दिखाई। उसने कहा कि समाज को पूरी तरह से सुधार की राह पर लाना होगा, केवल सजा देकर काम नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने उन व्यापारियों को भी सार्वजनिक रूप से सजा दी, पर साथ ही सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए उन्हें पुनर्स्थापित करने के उपाय सुझाए। बीरबल की चाल सफल रही। उसने कच्चे दोष को न केवल उजागर किया, पर उसकी जड़ से समाधान निकालने की राह निकाली। मेले के बाद शहर में जो बदलाव आया वह स्थायी असर रखने वाला था। दूध विक्रेताओं पर निगरानी बढ़ी और उनकी टंकियों के रखरखाव का नियम बनाया गया। साथ ही लोगों में जागरूकता आई कि अपने खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। स्कूलों में बच्चों को यह सिखाया गया कि दूध की पहचान कैसे करें, और स्वरोजगार के छोटे छोटे नियम बनाए गए ताकि किसी को मजबूरी में गलत काम न करना पड़े। फरीद और उसके सहयोगियों की सजा के साथ सुधार की राह पर भी कदम बढ़ाए गए। उन्हें दंड के साथ साथ सामुदायिक सेवाओं में शामिल किया गया ताकि वे अपनी गलती समझें और उसका प्रायश्चित कर सकें। बीच में कुछ लोग ये कहते थे कि बीरबल ने सख्ती और दया का जो संतुलन बैठाया वह असल में न्याय ही है। उसे न केवल दोष को पकड़ना आता था, बल्कि वह उस दोष के पीछे छिपे कारणों को भी समझकर समाधान निकाल देता था। बीरबल ने लोगों से कहा कि हम सबका जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। यदि किसी ने किसी न्यूनतम विश्वास को तोड़ा तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की है। इस शिक्षा का असर लंबे समय तक शहर में देखा गया।
लोग अब अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे नियम अपना रहे थे और पारदर्शिता की कीमत समझने लगे थे। कई वर्षों के बाद जब बीरबल और अकबर उस घटना को याद करते तो वे मुस्कुराते और कहते कि दूध की बस एक छोटी सी समस्या ने समाज को सिखा दिया कि किस तरह छोटी बेईमानी बड़े घाव खोल देती है। बीरबल ने हमेशा कहा कि दोष पकड़ने का मतलब सिर्फ पकड़कर दूर करना नहीं, बल्कि दोषियों को सुधारना भी है, ताकि वे फिर से समाज की पारभाषी बन सकें। अकबर ने बीरबल की इस सूझबूझ की सराहना की और उसे अपने दरबार में आदर दिया। शहर की मांग, दूध की अच्छी गुणवत्ता और विक्रेताओं की ईमानदारी अब एक नई परिभाषा के साथ स्थापित हो गई थी। लोग जानते थे कि कहीं भी किसी भी चीज की बेईमानी सामने आए तो सामूहिक रूप से उठ खड़े होंगे और सही राह दिखाएंगे, पर वह राह दंड और दया का मिश्रण होगी, ताकि सुधरने वालों को पुनर्निर्माण का मौका मिले। और ऐसे में बीरबल की चाल, उसकी सूझबूझ और उसकी मानवता ने यह साबित कर दिया कि वही सच्चा न्याय है जो केवल कठोर न होकर समझदारी से भी भरा हो। जांच की चक्कर में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। एक टंकी जिसे लोग अक्सर देखते थे, उसमें दूध पहले घना दिखता था पर कुछ ही समय बाद वह पतला हो जाता था। यह स्थिति काफी संदिग्ध लग रही थी। बीरबल ने टंकी का निरीक्षण किया और देखा कि टंकी के किनारे एक छोटी सी छेद जैसी चीज थी जिसे कभी कभी ढक दिया जाता था। वह संकेत था कि दूध को परिवहन के दौरान पतला किया जा सकता है, पर किसने और कैसे यह अभी स्पष्ट नहीं था। बीरबल ने निर्णय लिया कि वे उस टंकी के आसपास निगरानी रखेंगे और यह देखें कि किस वक्त और किस हालात में दूध पतला हो रहा है। उन्होंने कुछ भरोसेमंद लोगों को निर्देश दिया कि वे रात के समय वहां खड़े रहें और देखें क्या होता है। रात आई और निगरानी शुरू हुई। बाजार की आवाजें जल्दी ही कम हो गईं और चौराहे की रोशनी मंद पड़ गई। कुछ लोग छुपकर बैठे और आंखें खुली रख की निगरानी करने लगे। अचानक ही 3-4 लोग मचलकर आ गए। वे दूध के ठेले से कुछ दूरी पर आए और अंधेरे का फायदा उठाकर टंकी के पास खड़े होकर कुछ हलचल करने लगे। जैसे ही वे पानी जमा करने लगे, निगरानी कर रहे लोगों ने फुसफुसाकर आवाज लगाई और वे लोग भाग खड़े हुए। भीड़ में हलचल मच गई। अगला सवेरा जब हुआ तो ताजा दूध की गाड़ियां और बेचने वाले सब अटका रह गए। बीरबल ने गांव वालों और ठेले वालों से इस्तेमाल की गई टंकियों और बर्तनों के बारे में पूछा और कुछ लोग डरकर बोल पड़े, हमने देखा है कि रात को कुछ लोग आते हैं और डब्बों में पानी मिला देते हैं। अब मामला गंभीर था। न केवल आमिर की अगरबादी पर आंच आई थी, बल्कि दूध की मार्केट में किस तरह का कराह फैल रहा था, यह समाज के लिए एक बड़ा प्रश्न बन गया था। फिर भी बीरबल ने ठंडे दिमाग से काम लिया। वह जानता था कि गलत व्यक्ति को पकड़कर सजा देना आसान है, पर सच्चाई का उद्घाटन बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए ताकि निर्दोषों की इज्जत भी बच सके। उन्होंने मंचन किया, एक स्पष्ट योजना जिसे सुनकर कुछ लोग सम्मानित हुए और कुछ नाखुश। 20 दिन की गुप्त निगरानी और अनेक परखों के बाद बीरबल ने आखिरकार उस पानी मिलाने वाले गिरोह का पता लगाया। यह गिरोह शहर के कुछ अंदरूनी हिस्सों में कार्य करता था। उनके मुखिया का नाम फरीद था, जो एक वक्तीय दूध विक्रेता होता था, पर अब शहर के कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर इस काम को संगठित कर चुका था। फरीद ने ठान लिया था कि यदि दूध पतला कर दिया जाए तो मुनाफा बढ़ेगा। उसने अपने नेटवर्क में लोगों को रखा और रातों रात दूध पतला करके अपनी जेबें भरी। पर उसका यह खेल बीरबल की सूझबूझ के सामने टिक न सका। बीरबल ने न केवल गवाहों को तौलने का काम किया, बल्कि फरीद के मूड और उस संगठन की आंतरिक संरचना को भी समझ लिया। उसने महसूस किया कि फरीद का मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं था, बल्कि लोगों के विश्वास को तोड़ना भी था, ताकि वह अपनी पकड़ और बढ़ा सके। जब बीरबल ने इन तथ्यों को समेटा,
तब उसने अकबर को एक सूक्ष्म योजना बताई, एक ऐसी चाल जिसमें फरीद की नीयत सार्वजनिक रूप से बेनकाब हो और साथ ही लोगों को यह एहसास हो कि उनके विश्वास की रक्षा ही समाज का पहला कर्तव्य है। बीरबल ने कहा कि वे एक बड़ा आयोजन करें जिसमें दूध का भव्य प्रयोग किया जाए और फरीद को फंसाया जाए। अकबर ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि उसकी भी इच्छा थी कि लोगों का विश्वास वापस लौटे और बेईमानी करने वालों को न सिर्फ दंड मिले बल्कि उन्हें सुधार का भी अवसर मिले। आयोजना ऐसी थी कि बाजार में एक बड़ा मेला लगाया जाएगा, खेतूपल, जिसमें शहर के सभी दूध विक्रेता, बर्तन बनाने वाले और लोगों के लिए हास्य खेल और यादगार आयोजन होंगे। लोगों को बताया गया कि इस मेले में दूध का स्वाद प्रतियोगिता होगी, सबसे शुद्ध दूध को पुरस्कार मिलेगा। साथ ही जो भी दूध शंकित होगा उसकी जांच की जाएगी और दोषी पाए गए तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। पर बीरबल ने कुछ रहस्य भी रखा। उसने पर्दे के पीछे एक छोटी टीम तैयार की जो विशेष रूप से फरीद और उसके सहयोगियों पर नजर रखेगी। मेले का दिन आया। बाजार सजावटी झंडों और रंग-बिरंगे बुंदों से चमक उठा। लोग उत्साह से भरे हुए थे, बच्चे दौड़ रहे थे और घर घर से महिलाएं अपने अपने हाथ की बनी मिठाइयाँ और पकवान लेकर आई थीं। दूध के स्टॉल पर लोग एक दूसरे से घुल मिल रहे थे और प्रतियोगिता के लिए जमा दूध की टंकियां लाइन में लगी थीं। बीरबल और अकबर भी मेले में आए और जहां पनाह ने घोषणा की कि आज का दिन समुदाय का होगा, सच्चाई और ईमानदारी की जांच का दिन। भीड़ में हल्की सी उत्सुकता थी और साथ ही एक प्रकार की खुशी कि न्याय अब एक सामूहिक पर्व का हिस्सा बन रहा था। प्रतियोगिता शुरू हुई। बीरबल ने हर टंकी के सामने कुछ प्रश्न रखे। कौन सा गांव से आया है, किस दिन दुधारन ने दूध दिया, किसने टंकी को बंद किया, और कुछ दरों के अंदर परीक्षक बैठाए गए जो गुप्त तरीके से जांच कर रहे थे। कुछ टंकियां सहजता से पार हो गईं क्योंकि उनका दूध घना था और स्वाद में भी उत्तम था। पर जब फरीद की टंकी लाई गई तो भीड़ में हलचल हुई। उसकी टंकी को देखकर ही कुछ लोगों के चेहरे बदल गए। बीरबल ने फरीद से कोई विशेष बात नहीं कही, पर पर्दे के पीछे बैठे लोगों ने संकेत देकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। फरीद थोड़े असहज दिखा। उसने मुस्कान बनाई और बोला कि उसका दूध उत्तम है और वह पुरस्कार जीतेगा। भीड़ में कुछ तालियां बजने लगीं। फरीद को विश्वास था कि उसका खेल सफल रहेगा। जब फरीद की टंकी की जांच की गई तो दूध की सतह पर हल्का मिलावट का प्रमाण सामने आया। कुछ लोग हैरान हुए, पर बीरबल ने संवेदनशीलता से कहा कि पहले गहरे परीक्षण की आवश्यकता है। उसने मेले के लिए लाए गए कुछ बच्चों से कहा कि वे इस दूध का स्वाद आएं और बताएं कि क्या उन्हें दूध में कुछ अलग सा महसूस होता है। बच्चों ने पी और बोले कि दूध बहुत पतला है और स्वाद कुछ अलग है। बीरबल ने तब सबको समझाया श्री की तरह कहा कि यह मामला सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि लोगों की सेहत का है। मेले की पृष्ठभूमि अब गंभीर हो गई थी। लोग बैठे बैठे यह महसूस कर रहे थे कि शायद उनमें से किसी ने अपने परिवार को भी पतले दूध दिया होगा। बीरबल ने फरीद से कहा कि वह मंच पर आए और लोगों के बीच यह स्वीकार करे कि अगर उसने गलत किया है तो वह माफी मांगे। फरीद झिझका। उसने पहले तो इनकार कर दिया, पर भीड़ की नजरों और बीरबल के संयमित स्वर ने उसे पकड़ लिया। आखिर उसने स्वीकार किया कि उसने रातों रात दूध पतला किया था क्योंकि वह मुनाफे के लिए मजबूर था। उसने कहा कि वह संकट में था और कुछ बड़े कर्ज उसे दबा रहे थे। भीड़ में चुप्पी छा गई। बीरबल ने तुरंत कहा कि अपराध का मतलब समझाने के साथ दंड और सुधार दोनों जरूरी हैं। उसने फरीद से कहा कि उसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी और साथ ही उसे कुछ समय के लिए समाज सेवा करनी होगी। उसे दूध बांटने और गरीबों के लिए मुफ्त दाना देने की व्यवस्था करनी होगी ताकि वह अपनी गलती सुधार सके।
फरीद ने आंसू भरी आंखों के साथ माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। अकबर का शासनकाल जैसा भी महत्वपूर्ण नीतियों और बड़े बड़े फैसलों के लिए जाना जाता था, वहीं उसके दरबार में रोजाना के छोटे छोटे किस्से और लोगों की जिंदगियां भी नित नए रंगों से सजती थीं। उन दिनों बाजारों में भी हलचल कम नहीं रहती थी। शहर की गलियां खाद पीट कर अपने अपने काम में मशगूल रहती और हर कोने पर कोई न कोई कहानी जन्म लेती रहती। एक ऐसी ही कहानी ने एक दिन बीरबल की सूझबूझ और पहचान की काबिलियत को एक बार फिर परखने का मौका दिया। किसी भी शहर की तरह यहाँ भी दूध का व्यापार बड़ी संवेदनशील चीज था। दूध न केवल घरों की थालियों को पोषण देता, बल्कि इससे जुड़े लोग, विक्रेता, वाहन चालक, दुधारन और छोटे छोटे दुकानदार सारे समुदाय के जीवन में अहम भूमिका निभाते थे। शहर के चौराहे पर एक छोटा सा रास्ता था जहां रोज सुबह आए दिन दूध की गाड़ियां आती और घर घर ताजा दूध पहुंचाती। लोगों का विश्वास था कि उस दूध में प्यार और मेहनत की खुशबू होती है। पर किसी को क्या पता था कि उसके भरोसे में बैठे लोग कभी कभी अपनी लालच की आग में सब कुछ जला डालते हैं। उस सुबह का मौसम भी सामान्य था। हल्की ठंडी हवा, सूर्य की सुबह की रोशनी और बाजार की हलचल। जैसे ही बीरबल दरबार से वापस आकर बाजार की ओर निकले, उनकी नजरें उस रीति रिवाज पर पड़ी जहां दुकानदार लोगों से बात कर रहे थे और दूध की टंकियों के ऊपर बातें हो रही थीं। अचानक उनकी आंखें एक भीड़ पर अटक गईं जो चौराहे के पास इकट्ठा थी। बीरबल ने जैसे ही भीड़ के पास कदम बढ़ाया, उन्हें एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। वह जोर से कह रही थी कि उसके दूध में पानी मिलाया गया है। लोग उस पर ध्यान दे रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ चुपचाप सुन रहे थे। कुछ युवाओं ने कहा कि दूध की समस्या साधारण है, कभी गुणवत्ता ठीक नहीं रहती, कभी वाहक गड़बड़ होते हैं। पर बीरबल की निगाहें सतर्क थीं, उनका मन बतलाता था कि यहाँ कुछ बड़ा है। भीड़ में से एक युवक, नाम नूर या कोई और, आया और बोला कि वह दूध बेचने वाला है और कुछ लोग उसे बदनाम कर रहे हैं। उसने गला उठाकर कहा कि उसने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया और उसकी मां का नाम उसकी ईमानदारी का गवाह है। उस बात पर कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे और कुछ तब भी शक करते दिखाई दिए। बीरबल ने सोचा कि यह मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, यह लोगों के रोजमर्रे के विश्वास का मामला है। दूध जितना पवित्र था, उतना ही संवेदनशील भी। यदि कोई दूध में पानी मिलाता है तो वह सिर्फ उस परिवार की सेहत नहीं बिगाड़ता, बल्कि पूरे समुदाय की आस्था पर आंच आ जाती है। बीरबल ने ठान लिया कि वह सच्चाई को खोज कर निकालेंगे, पर दंड देने से पहले जांच जरूरी थी। वे उस दूध वाले के पास पहुंचे और नर्म आवाज में बोले, भाई, हमें तुम्हारे दूध की सच्चाई जाननी है। क्या तुम आज हमें कुछ दूध दे सकते हो? दूध वाला, जिसका नाम आमिर बताया गया, चौंका मगर फौरन हाँ कर दिया। उसने टंकी खोली और कुछ कटोरे दूध बांट दिए। बीरबल ने पहला कटोरा लिया, उसके हाथ से दोबारा सूंघा और आंखों में हल्की सी जिज्ञासा लिए नजरों से देखा। दूध सामान्य दिखा, पर बीरबल ने कहा, हम इस दूध की परख कुछ ऐसे करेंगे कि सच्चाई सामने आ जाए। आमिर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप किस तरह? मालिक, बीरबल मुस्कुराए और बोले, हमें समय चाहिए, पर पहले तुम मुझे बताओ कि क्या तुम हमेशा सुबह वही दूध लेकर आते हो? आमिर ने गर्व के साथ कहा, हाँ साहब, यही मेरा रोज का व्यापार है। मैं अपने गांव से दुधारन बुलाकर दूध लाता हूं और ईमानदारी से बेचता हूं। भीड़ में कुछ लोग तालियां बजाकर कहते रहे। किसी का विश्वास टूट नहीं रहा था तो किसी की आशंका मजबूत हो रही थी। बीच में एक नवयुवक आला की नजर बुद्धिमत्ता से चमकती हुई दिखाई दी। वह एक स्थानीय व्यापारी का बेटा था और अक्सर बाजार की हर हलचल पर नजर रखता।
उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लोगों ने शिकायत की है कि दूध पतला आता है और कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हुई है। बाजार में अफसाने उड़ने लगे और चलने फिरने वालों में घबराहट फैल गई। बीरबल ने सोचा कि अगर यह मामला सही है तो यह न सिर्फ आमिर की बदनामी होगी बल्कि शहर के कई परिवारों की सेहत पर असर पड़ेगा। उसने फैसला किया कि यह मामला अदालत की बजाय समझदारी से सुलझाया जाए। पहले सच्चाई का पर्दा खोला जाएगा, फिर अगर गलती हुई तो सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। बीच के दिनों में बीरबल ने एक योजना बनाई, एक ऐसा तरीका जिसमें वह दूध बेचने वालों की ईमानदारी को परख सके और असल गुनहगार का पता लगा सके। उसने बाजार के कुछ विश्वसनीय लोगों से बात की, दूध मांगने वाली महिलाएं, कुछ परिवार जिनके बच्चे अक्सर बीमार पड़ते और एक दो बुजुर्ग जो दूध की खासियतें अच्छे से पहचानते थे। सबने मिलकर सुझाव दिया कि दूध के कुछ नमूनों की जांच की जाए। पर चुनौतियां थीं, किसी के अधिकार को बिना प्रमाण के छीना नहीं जा सकता था और लोगों का विश्वास केवल अफवाहों पर आधारित नहीं होना चाहिए। बीरबल ने कहा कि वह मिनिस्ट्री के किसी बड़े अधिकारी से नहीं बल्कि तनमन से जुड़ी परख से इसको सुलझाएंगे, वो तरीका जिसे आम लोग समझ सकें। अगले दिन बीरबल ने दुकानदारों और दूध वालों की एक सभा बुलाई। उसने कहा कि वे बाजार की शुद्धता और लोगों के विश्वास की रक्षा करना चाहते हैं। उसने उन लोगों से विनती की कि वे अपनी टंकियां और डिब्बों की जांच के लिए कुछ दिनों के लिए मान्यता दें। कई दूधवाले सहमत हुए, पर कुछ ने विरोध जताया। उनका तर्क था कि बिना औपचारिक जांच के उनकी इज्जत पर दाग लगाया जा रहा है। यहाँ बीरबल की सूझबूझ काम आई। वह जानता था कि सीधे दिल से बात करने पर कुछ विरोध खुद ही हल हो जाया करते हैं। उसने कहा, यदि किसी का दूध शुद्ध है तो उसे डरने की जरूरत नहीं, और जो डरता है उसको भी मौके देने चाहिए कि वह अपनी सच्चाई दिखाए। धीरे धीरे कई दूधवाले निसंदेह सहमत हो गए। उनमें से आमिर भी था जिसने अपनी सच्चाई पर विश्वास जताया था। बीरबल की अगुवाई में उन सभी टंकियों और बर्तनों की जांच पड़ताल शुरू हुई। पर यह जांच पारंपरिक अर्थ में नहीं थी। बीरबल ने एक तरह का सांस्कृतिक परीक्षण रखा। उसने कहा कि बाजार में कुछ परिवारों के साथ मिलाकर एक छोटी सभा की जाए और दूध के नमूनों को अलग अलग लोगों के सामने दूध की असली गुणवत्ता परखने के लिए रखा जाए। हर परिवार को बताया गया कि उन्हें दूध की तासीर, स्वाद, बनावट और उपयोग के बाद क्या असर हुआ, इस पर नजर रखनी होगी। साथ ही बीरबल ने कुछ चतुर तरकीबें भी दूं, जैसे दूध में रंग की हल्की सी बूंद मिलाकर देखना कि क्या दूध पतला होने पर वह नजर आता है या नहीं। इन नवाचारों का उद्देश्य था कि जांच पारदर्शी और सरल रहे ताकि कोई धांधली न हो सके। पहले ही दिन की जांच में जिन घरों के बच्चों की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, उन्होंने कहा कि उनका दूध अक्सर हल्का सा आता था और उसका स्वाद अलग होता था। कुछ का कहना था कि दूध पर झाग नहीं बनता, जबकि जिस दूध पर घना झाग बनता वह निशानी होती है कि दूध शुद्ध है। एक वृद्ध महिला ने याद दिलाया कि असली दूध को गर्म करने पर वह सुगंध छोड़े और गाढ़ा हो जाए। ऐसी छोटी छोटी बातों ने खुलासा किया कि कुछ टंकियों में दूध पतला आता है। भीड़ में कुछ लोग निष्पक्ष होकर यह जानते थे कि हर दूधवाला एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग गांव से सीधे ताजा दूध लाते, कुछ मिल्कमैन से लेते और कुछ ऐसे थे जो शहर में दूसरे स्रोतों से लाते और फिर बेचते। इसलिए दूध की क्वालिटी में फर्क होना सामान्य था, पर पानी मिलाने की सच्चाई अलग रूप ले सकती थी। जैसे जैसे दिन बीतते रहे, अकबर की शर्त का असर पूरे राज्य में दिखने लगा। लोग अब सुनवाई की उम्मीद में न केवल कागजात लेकर आते बल्कि अपने मन की विकृतियों, डर और पश्चाताप के किस्से लेकर आते, ताकि न्याय सिर्फ दंड के रूप में न रहे बल्कि सुधार का माध्यम भी बने। बीरबल ने देखा कि कुछ मामलों में हंसी ने लोगों के दिलों को खोल दिया, पर एक बड़ा प्रश्न फिर भी बचा, क्या शर्त का दायरा किसी के निजी स्वार्थ के लिए हथियार बन सकता है।
एक उच्चपदस्थ अधिकारी, जो राज्य के खजाने का प्रभारी था, ने चुपके से कुछ गलतियां की थीं। उसे डर था कि यदि सत्य सामने आया तो राजसी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। उसने सोचा कि यदि वह दरबार में किसी नाटक या चुटकुले के रूप में अपना पक्ष रखेगा तो अकबर हंस पड़ेंगे और वह बच जाएगा। पर बीरबल ने उसकी चाल को भी भांप लिया। उसने अधिकारी को निजी रूप से बुलाया और कहा, जहां पनाह की शर्त का अर्थ यह नहीं कि आदमी अपनी गलतियों को हास्य में छुपाकर बच जाए। हंसी केवल तभी सार्थक होगी जब उससे सुधार का मार्ग निकले। अधिकारी ने बड़ी मुश्किल से अपनी गलतियां कबूल की। उसने राज्य को डिक्लेयर किया कि उसने कुछ खाता गलत दिखाया था और धन को ठीक करने की योजना बनाई। अकबर ने उसे न केवल दंड दिया बल्कि जनता के सामने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह अपने पद का कुछ भाग त्याग कर समाज सेवा में लागे। अधिकारी की आत्मा में लज्जा थी, पर उसने सुधरने का वचन दिया, और यह वचन ही वह नई तरह की हंसी थी जो समाज में भरोसा लौटाती थी। समय के साथ बीरबल और अकबर ने कई ऐसे मामलों का सामना किया जिनमें शर्त का सही अर्थ समझने में मुश्किल हुई, पर हर बार बीरबल का उपाय यही रहा कि वह हंसी को शुद्ध और सहायक बनाए, अपमान और उपहास उससे बाहर रहें। धीरे धीरे यह प्रक्रिया इतना प्रचलित हो गई कि गांव-गांव लोग अपने अपने विवादों में हंसी और विनोद का उपयोग करने लगे, पर केवल तभी जब उससे समाधान निकले। बच्चों के बीच भी यह सीख फैल गई। वे अब अपने झगड़ों में व्यंग्य और खिल्ली उड़ाकर किसी को नीचा नहीं करते, बल्कि मजेदार किस्सों के माध्यम से सीखने की कोशिश करते। शासकीय कार्यों में एक नए तरह का लोकन्याय जन्मा, जहां हास्य का अर्थ था संवेदना, और बीरबल ने जहांपनाह की शर्त को एक ऐसी विधि बना दिया जो अपराधियों को तो सजा देती थी, पर साथ ही उन्हें सुधरने का अवसर भी देती थी। फिर एक दिन ऐसा मामला सामने आया जिसने अकबर और बीरबल दोनों के लिए एक नई परीक्षा रखी। राज्य के उत्तरी सीमांत पर एक गांव था जहां एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह गांव की ज्ञानी मानी जाती थी, पर उसकी स्थिति आज ही ऐसी थी कि उसके बेटे ने उसकी संपत्ति पर नाजायज कब्जा कर लिया था। महिला दरबार में आई और उसने आंसू बहाते हुए कहा कि उसका बेटा, जिसने उसकी अद्भुत सेवा से पाला था, अब अंधरा स्वार्थ में उसके विरुद्ध हो गया है। अकबर ने उसकी बात सुनी और फिर अपने नियम के अनुसार हंसी की उम्मीद जताई। सबने सोचा कि यह मामला भावनात्मक है, हंसी कहां से आएगी। बीरबल ने अनुरोध किया कि मां को मंच पर शांति से बैठने दें और उसके बेटे को बुलाया जाए। जब बेटा आया तब उसने कठोर शब्दों में कहा कि मां बूढ़ी हो गई है और घर का बोझ बढ़ गया है। उसने साधारण शब्दों में कहा कि वह मां को गांव के किसी आश्रम में दे देगा ताकि खर्च की चिंता कम हो। उसके बोलों में एक ऐसी ठंडक थी कि दरबार में हर किसी का मन भारी हो गया। बीरबल ने उस युवक से कहा कि वह थोड़ा समय मां के साथ बिताए और जनता के सामने मां से कुछ किस्से शेयर करे, छोटे छोटे उदाहरण जिनमें मां ने उसकी परवरिश में बल दिया था। युवक ने नचा करते हुए कुछ किस्से सुनाए और एक किस्सा ऐसा आया जिसने दरबार में धड़कने बढ़ा दी। उसने बताया कि मां ने रातों-रात चुपचाप उसकी पढ़ाई के लिए राखी की पोटली में चांदी के कुछ सिक्के रखे थे जब परिवार आर्थिक तंगी में था। युवक ने कहा कि वह यह सब भूल गया था, पर जब वह याद करके उस पोटली को खोला तो उसने मां की मुस्कान और जीवन की कठिनाइयों को महसूस किया। बीरबल ने उस पल में बातचीत को मोड़ दिया। उसने कहा कि वास्तविक हंसी वह है जो पछतावे को रोशनी दे और रिश्तों को जोड़ दे। उसने मां से कहा कि बताए कि किस तरह उसने बेटे के लिए कठिनाइयों में भी हिम्मत जुटाई। मां ने कहा कि उसने अपने बेटे को हर हाल में सच्चाई, श्रम और ईमानदारी सिखाई और उसके आंसू बह निकले। युवक ने अपनी आंखों की ओट हटाई और पहली बार उसने देखा कि उसकी मां ने उसे जीवन के उस आधार पर संगीन किया था जिसकी उसने कभी कदर नहीं की। वह रो पड़ा, माफी मांगी और उसने पिता माता के नाम पर जो संपत्ति हड़पी थी उसे लौटाने का निर्णय लिया।
दरबार में बैठे लोगों के चेहरे पर राहत और एक नरम हंसी आई। वह हंसी जो समझ और प्रेम से उत्पन्न हुई थी, किसी मजाक की तरह नहीं। अकबर ने भी मुस्कुराकर निर्णय सुनाया और उस बेटे को सामाजिक सेवा के कुछ वर्षों के लिए भेजा ताकि वह शिक्षा और सेवा के माध्यम से अपनी आत्मा को सुधार सके। यह मामला शर्त के अर्थ को और भी गहरा कर गया। हंसी का उपयोग तब भी न्याय का मार्ग बन सकता है जब वह अंतर्मुखी पश्चाताप और पुनर्स्थापना की ओर ले जाए। कई वर्षों के अनुभवों के बाद अकबर ने अपने दरबार की परंपरा को एक तरह की शिक्षा बना दिया। उसकी शर्त अब केवल एक विचित्र नियम न रही, वह न्याय के साथ दया और सुधार की राह थी। बीरबल ने हमेशा कहा कि जहांपनाह ने जो शर्त रखी वह केवल एक बाहरी नियम है, उसका वास्तविक उद्देश्य लोगों के मन के दर्पण को साफ करना था ताकि हर कोई अपने आचरण की माया को देख सके और सुधर सके। जिन लोगों ने इस शर्त को सिर्फ हंसी की सतह पर समझा, वे अक्सर हार गए। जिन लोगों ने हंसी के भीतर छिपे सच को पहचाना, वे जीत गए, न केवल अदालतों में बल्कि जीवन में भी। सूरदास जैसे कुछ शख्स जिन्होंने शुरुआत में चालाकी की, बाद में बीरबल के साथ मिलकर समाज के हित में काम करने लगे। व्यापारी, कवि और आम आदमी, सबने इस नए न्याय के स्वरूप को अपनाया। बच्चों ने हंसी को हथियार नहीं समझा, बल्कि इसे एक दर्पण माना जिसमें वे अपनी त्रुटियों से आंख मिलाकर सीखते। गांवों में भी लोग झगड़ों को हल्के किस्सों के माध्यम से सुलझाने लगे, पर वह हल्का किस्सा भी सत्य और ईमानदारी पर टिका हुआ था। आखिरकार एक शांत शाम में जब अकबर और बीरबल बाग में बैठे थे और दूर शहर की रोशनियों में हल्की हल्की रौनक दिख रही थी, अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मेरी शर्त को किस तरह बदल दिया? यह विचार कितना प्रभावशाली साबित हुआ? बीरबल ने अपनी साधारण सी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, आपकी शर्त ने हमें याद दिलाया कि न्याय केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि मन की संवेदना भी है। हंसी वह कांच है जिससे हम अपने भीतर झांकते हैं, और अगर कांच साफ हो तो झलक साफ दिखाई देती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या अब हमारी शर्त खत्म हो जानी चाहिए? बीरबल ने धीरे से कहा, शर्त को तो आप चाहे हमेशा रखिए, पर शर्त के मायने बदल गए हैं। अब वह केवल आपकी हंसी का इंतजार नहीं करती, बल्कि आपकी समझ और प्रेम का परीक्षण भी करती है। अकबर ने सिर हिलाया और दोनों ने आकाश की ओर देखा जहां तारों की छोटी छोटी झिलमिलाहटें चल रही थीं। उस रात अकबर ने बीरबल के साथ गांठ बांध ली कि वे न्याय को ऐसे ही मानवता और हंसी के संतुलन में रखेंगे, कभी कठोर, कभी मृदु, पर हमेशा सच्चाई की रक्षा करते हुए। कहानियों और सुनसान गलियों में यह बात फैल गई कि अकबर ने एक दिन अनोखी शर्त रखी थी, पर उसने उसे बीरबल के साथ मिलकर न्याय और स्नेह का एक नया रूप दे दिया। वह शर्त अब केवल एक रोचक किस्सा नहीं रह गई थी, वह लोगों को याद दिलाती कि हंसी में भी जिम्मेदारी होती है और न्याय में भी करुणा। और जहां भी कोई विवाद उठता, ताकि उसका पुनरुद्धार हो। हंसी वहां एक ऐसे खिड़की बन गई जहां से व्यापारी ने अपनी गलतियों को देखें और सुधरने का रास्ता पकड़ा। दरबार में बीरबल की सूझबूझ और अकबर की शर्त धीरे धीरे एक नई प्रक्रिया में बदलने लगी। जांच पड़ताल, बहस और न्याय के साथ साथ उस दिन की सुनवाई में एक तत्व जुड़ गया, मानवता की झलक। हर मामला जो मजाकिया किस्सों से हल हो सका, वह लोगों को हंसाने वाला नहीं, बल्कि अभिभावकता और मृदु समझ से भरा हुआ था। पर कुछ मुद्दे ऐसे भी आए जिनमें शर्त की सीमा पर सवाल उठे। एक दिन दरबार में एक महत्वपूर्ण दार्शनिक आया, जो अकबर के राज्य में आलोचना और चिंतन की परंपरा को चुनौती देता था। उसने कहा कि राजा का न्याय केवल हंसी पर निर्भर हो, यह मजाक ही मजाक होगा, और समाज के गंभीर मामलों में शहादतियां नजरअंदाज हो सकती हैं। उसे लग रहा था कि शर्त केवल दिखावा है और इससे न्याय का वजन कम हो जाएगा। अकबर ने गंभीरता से सुना और बीरबल ने फिर अपनी हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, जो लोग शर्त की सतह को देखते हैं वे केवल ठहाके तक सीमित रह जाते हैं,
पर जो उसके गहरे भाव को समझते हैं वे जानते हैं कि हंसी भी विचार की परीक्षा है। सच्ची हंसी वही है जो दोष नहीं छुपाती बल्कि दोषों को उजागर कर उन्हें सुधरने का माध्यम बनाती है। वे शब्द दार्शनिक के लिए चुनौती थे। उसने कहा, यदि हम हंसी के नाम पर लोगों की पीड़ा और अपमान पर चुप्पी हंसते हैं तो यह न्याय नहीं। बीरबल ने तटस्थ स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल सही है। पर जहांपनाह ने कहा है कि वह हंसे तभी जब उसे हंसी सही लगे। वह हंसी जो अपमान पर सशक्त आवाज उठाए, जो उलझन में झांककर समाधान निकाले, वही उसकी शर्त को सार्थक बनाती है। दार्शनिक कुछ पल सोचकर चुप हो गया और फिर उसने भी देखा कि कई मामलों में हंसी ने लोगों की खामियों को उजागर किया और सुधार के रास्ते सुझाए हैं। उसकी चिंता कुछ कम हुई, पर उसने बीरबल से कहा कि शर्त को सीमाएं दी जानी चाहिए ताकि कुछ मामलों का हल हंसी पर उपलब्ध न करें, जैसे अमानवीय क्रूरता या अत्याचार। बीरबल ने सहमति जताई और कहा कि जहांपनाह की शर्त किसी भी हालत में मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ नहीं होगी। हंसी को विनोद के साथ न्याय की कसौटी पर खरा उतरना होगा। समय के साथ अकबर की शर्त और बीरबल की तरकीबें परिवर्तन लेकर आ रही थीं, पर एक चुनौती बाकी थी, दरबार का वह हिस्सा जो अपनी ही चालों में मस्त था। उन लोगों में एक वकील था जिसका नाम था सूरदास। सूरदास बुद्धि में तीक्ष्ण था और अपनी तेज बुद्धि व तर्कशक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसने सोचा कि अकबर की शर्त उसे आसानी से हर मामले में विजय दिलवा देगी, बस उसे हंसाने का एक फनी तुक्का ढूंढना होगा और जहांपनाह के समक्ष नाटकीयता करके वह जीत जाएगा। उसने कई मामलों में व्यंग्य और मजाक का सहारा लिया और अकबर को हंसाने का प्रयास किया, पर बीरबल ने हर बार उसकी चाल को पढ़ लिया। सूरदास बुरा नहीं माना, वह चालबाज था ही। पर एक दिन उसने एक ऐसा मामला ले आया जो सोच से कहीं बढ़कर था। एक युवा कवि ने यह आरोप लगाया कि एक वरिष्ठ कवि ने उसकी रचना चुरा ली है। कविता चोरी का मामला कला जगत में संवेदनशील होता है। यह न केवल कानूनी मसला था बल्कि आत्मा का सवाल भी। सूरदास ने निश्चय किया कि मजाकिया ढंग से इस मुद्दे को पेश किया जाएगा ताकि अकबर हंसे और कवि की प्रतिष्ठा बची रहे, पर सच्चाई दब जाएगी। दरबार में कवियों की सभा आम थी। विभिन्न शायर और कवि अपनी कलम की धार से घुमड़ते थे। युवा कवि रोते धोते आया और उसने कहा कि उसकी रचना में ऐसा भाव था जिसे उसने वर्षों लिखते समय संवारा था, और उसी भावना की झलक वरिष्ठ कवि के द्वारा बिना संदर्भ दिए प्रकाशित हुई। लोगों ने ध्यान से सुना और तत्काल सूरदास ने मंच संभाला। उसने मजाकिया ढंग से कहा कि शायद कविताएं हवा में उड़कर अपने घर बदल लेती हैं, और हंसी उभर आई। अकबर मुस्कुराए पर हंस नहीं पाए, उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, कविता किसी की आत्मा का अनावरण है और उसका चोरी होना केवल कानूनी विषय नहीं बल्कि रचनात्मक चोरी का भी प्रश्न है। वह युवा कवि के पास गया और वहां बैठकर उसकी कविताएं पढ़ी, फिर वरिष्ठ कवि से पूछा कि उसने यह कृति कब लिखी और किससे प्रेरणा ली। वरिष्ठ कवि ने जवाब दिया कि उसने वर्षों पहले वही गजल लिखी थी, पर उसके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था, वह अधिकतर याद से लिखता था। वहां कुछ लोग सहमति देने लगे कि स्मरण भी एक तरीका है, पर बीरबल ने कहा कि स्मरण और दावे में फर्क होता है। यदि तिथि, जगह और किसने प्रस्तुति देखी जैसे प्रमाण हो, तभी दावों में वजन होता है। उस दिन दरबार में बहस गर्मा गई और सूरदास ने कुछ चुटकी लेते हुए कहा कि साहित्य के मामलों में प्रमाण का क्या अर्थ है। बीरबल ने बिना किसी कटुता के कहा, साक्ष्य वह पुल है जो रचनात्मकता की दुनिया को न्याय से जोड़ता है। हंसी हमें गलतियों पर अर्जित करने नहीं देती, पर हंसी से आलोचना का वह ढंग मिलता है जिससे लोग अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकें। धीरे धीरे वरिष्ठ कवि ने स्वीकार किया कि उसने युवा कवि की मुलाकात में कुछ विचार सुने थे और उन्हें अपनी रचना के साथ ले लिया, पर उसने मंशा छलनीय नहीं, केवल यादों की मिलीजुली गूंज थी।
अंततः दोनों कवियों ने मिलकर कविता की एक नई प्रस्तुति दी जिसमें दोनों के भावों का संगम था और जहांपनाह की आंखों में एक हल्की मुस्कान चमकी, न केवल हास्य के कारण बल्कि इसलिए कि उभरी हुई ईमानदारी ने कलात्मक चोरी के स्थान पर रचना को एक साझा धरोहर में बदल दिया था। उस दिन के बाद सूरदास की योजनाएं विफल हो गईं। उसने महसूस किया कि अकबर की शर्त को ठेंगा दिखाने के प्रयास में अब अलग तरह की सूझबूझ चाहिए, कोई तुकबंदी नहीं बल्कि गहराई। सूरदास ने खुद को बदलने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि हास्य का केवल सतही प्रयोग उसे कहीं नहीं ले जाएगा। वह बीरबल की निकटता में आया और पूछ बैठा कि क्या वह भी अपनी बुद्धि हंसी के साथ मिलाकर न्याय का काम कर सकता है। बीरबल ने उसे अपंत्व से देखा और कहा, सबकी बुद्धि में एक दिया होता है, उसे जलाने का तरीका बदला जा सकता है। हंसी के साथ भी अगर तर्क सौंदर्य जुड़ जाए तो समाज को लाभ मिलता है। सूरदास ने अपनी चतुराई अब न्याय और सत्य की खोज में लगाई और वह भी एक नए अध्याय की ओर बढ़ा। अकबर का दरबार सदैव हलचल में रहता, पर उस दिन उस हलचल में कुछ और ही रंग था। सुबह से ही दरबार के द्वार पर उत्साह की लहरें तैर रही थीं क्योंकि जहांपनाह ने एक अनोखी शर्त रखी थी, ऐसी शर्त जिसे सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित हुआ और थोड़ा चिंतित भी। अकबर ने शर्त बड़ी सीधी और विचित्र रखी, आज से मैं किसी भी मामले में निर्णय तभी सुनूंगा जब वह निर्णय मुझे हंसा दे। चुप्पियां पसर गईं। किसी को समझ न आया कि जहांपनाह का यह हंसने का मापदंड न्याय की कसौटी कैसे बनेगा। कुछ लोगों ने सोचा कि यह अकबर का कोई खेल है, कुछ ने माना कि कोई गहरा अर्थ होगा। पर अकबर का चेहरा शांत और गंभीर था और उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह जानता था कि हंसी में भी सत्य छुपा होता है और वह आज उसी सत्य को परखना चाहता था कि कौन विचार से परिपक्व है और कौन केवल शब्दों का खेल जानता है। दरबार में सबसे पहले नेताओं और मंत्रियों का जमावड़ा हुआ। फैसलों की फाइलें टेबल पर पड़ी थीं। मुकदमे, कर राशियां, भूमि विवाद सब उन दस्तावेजों की प्रतीक्षा कर रहे थे जिन पर अदालत का निर्णय होना था। अकबर ने मुंह खोला नहीं था। उसने केवल दरबार में बैठे सभी को अपनी शर्त बताई और कहा कि आज जो भी मामला लेकर आएगा उसे उस तरह से रखा जाएगा कि मैं हंसूं नहीं तो निर्णय नहीं दूंगा। कुछ मंत्री हैरान हुए और कुछ हंसे भी, पर वह हंसी आधी आधी थी, मन में शक की झलक लिए। बीरबल ने जहांपनाह की आंखों में झलकती गंभीरता देखकर मुस्कुरा दिया, पर उसकी मुस्कुराहट में खेल नहीं था। वह समझ गया कि यह खेल केवल दिखावा नहीं बल्कि किसी परीक्षा जैसा है। दिन का पहला मामला एक मामूली विवाद का था। दो किसान जमीन के किनारे को लेकर झगड़ रहे थे। एक कहता था कि वह पहरेदार की लाइन से आधा बीघा जमीन उसकी है और दूसरे ने दावे को नकारते हुए कहा कि जो जमीन पेड़ के आगे है वही उसकी सीमा है। दोनों के बोल सुनने के बाद अकबर की शर्त के अनुसार हंसी चाहिए थी। यहाँ कई लोग सोचने लगे कि कैसे कोई जमीन का मामला हंसाने लायक हो सकता है। कुछ ने सुझाव दिया कि मामले को हल्के अंदाज में पेश किया जाए, नाटक की तरह, ताकि जहांपनाह हंस पड़े। पर बीरबल ने ध्यान खींचा और अकेले खड़े होकर बोला, जहांपनाह, अगर हम इस समस्या का हल करने के लिए हंसी का सहारा लें तो वास्तव में हम समस्या के मूल को छू नहीं पाएंगे। पर अगर हम हंसी में सच ढूंढें तो न केवल हल मिलेगा बल्कि लोग भी अपना व्यवहार बदल लेंगे। बीरबल के शब्दों में सरलता और गहराई दोनों थीं। अकबर की आंखों में संतोष दिखा और उन्होंने बीरबल को संकेत दिया, बता कैसे। बीरबल ने बिना किसी थिएट्रिक्स के कहा कि वे दोनों किसानों को बुलाएं और उनमें से हर एक से कहें कि वे अपने अपने हिस्से की कहानी कविता जैसा सुनाएं, पर सच के साथ। लोग हंसे पर किसान गंभीर रहे। उन्होंने अपनी अपनी दास्तां बताई। एक ने कहा कि बचपन में उसके पिता ने पेड़ के पास ही दाना बोया करते थे। दूसरा बोला कि उनकी दादी ने खेत की सीमा के तौर पर एक पत्थर रखा था।
बीरबल ने दोनों की बातों से जुड़ी छोटी छोटी बातों को जोड़कर एक ऐसा चित्र उकेरा कि दरबार में बैठे लोगों के चेहरे पर एक मुलायम मुस्कान आ गई, वह मुस्कान जो किसी कड़वे सत्य के आगे भी अनुग्रह व्यक्त करती है। अकबर ने न केवल हंसी सुनी बल्कि उस हंसी में छिपे भावों को समझकर निर्णय कर दिया। जो पत्थर था वह वंशानुगत सीमा का संकेत था, पर जो दायरा किसान ने बताया वह वर्षों से उसकी देखभाल में था। अकबर ने दोनों के बीच समन्वय कराते हुए कहा कि कितना भी भौतिक दायरा हो, उस दायरे की रक्षा और उपयोग का अधिकार उस पर है जो उसे समय से सहेज रहा है। किसान न केवल खुश हुए बल्कि उन्हें अपने पुराने खटास पर हंसकर समझ भी आया कि अनकही बातें भी मानी जानी चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे मुकदमों में बीरबल ने जहांपनाह की शर्त का अर्थ समझाना शुरू किया। हंसी का मतलब केवल जोर जोर से ठहाका मारना नहीं, बल्कि वह हंसी जो किसी विनोद के साथ सच्चाई और मानवीय समझ को उजागर करे। मगर अकबर की शर्त को कुछ लोग निजी लाभ के लिए मोड़ना चाहते थे। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी आया जिसने आरोप लगाया कि उसके साथ व्यापार में धोखाधड़ी हुई है और उसे भारी नुकसान हुआ है। व्यापारी ने बड़े ठाठ से अपनी आपबीती सुनाई और दरबार में कुछ ऐसे लोगों के नाम लिए जिन्होंने कथित नापाक हरकतें की थीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हम श्रवण करेंगे, पर आज निर्णय तभी होगा जब कोई ऐसी बात कहे जिससे मैं हंस पड़ूं। व्यापारी की बातों में तमीज कम और घमंड ज्यादा था। वह चाहता था कि हंसी उसकी ओर झुके ताकि सब समझें कि वह घिरा नहीं। कुछ मंत्री प्रस्ताव देने लगे कि व्यापारी की बातों को नाटकीय अंदाज में प्रस्तुत किया जाए ताकि जहांपनाह हंसे और शीघ्र निर्णय हो। पर बीरबल चुप रहा। उसने कुछ सोचने के बाद कहा, जहांपनाह, इस व्यापारी ने हमारे सामने नहीं बल्कि बाजार के गोपनीय मोहल्लों में झूठ चलाया होगा। ऐसे मामलों में जहां सच्चाई छिपी हो, हंसी सच्चाई की रोशनी हो सकती है, पर हमें हंसी को जाल बनाकर अपराधी को बचाना नहीं है। 20वीं सदी के मिसाल की तरह नहीं, पर उस समय के हिसाब से इस बात में तुक था कि हंसी को न्याय के अर्थ से अलग करके नहीं देखा जा सकता। बीरबल ने व्यापारी से विनम्रता से कहा कि वह अपने व्यवहार को छोटे छोटे किस्सों में बताए। कौन सा सौदा किसने किया, किसने क्या कहा और कब। व्यापारी का जीभ धीरे धीरे खुला और उसने खुलकर कबूल किया कि उसने अपने व्यापार को भड़काने के लिए हल्ला किया था और कुछ प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ अफवाहें चलाई थीं। उसकी आवाज में छिपा हुआ भय अचानक सामने आया। वह नहीं चाहता था कि सच निकलकर उसकी प्रतिष्ठा ध्वस्त हो। बीरबल ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर वह है जिसे तुमने खुद बोया है। अफवाहों का बीज इतना फैल चुका है कि आज वह तुम्हें घेर रहा है। तुम अगर सच स्वीकार करोगे तो यह छोटा सा हास्य भी तुम्हारी गिरावट का कारण नहीं बनेगा, बल्कि तुम्हारी आजादी होगी। व्यापारी की आंखों में पानी आ गया। उसने न केवल अपने कुकृत्यों को स्वीकार किया बल्कि उन लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जिनको उसने बदनाम किया था। अकबर ने तब एक हल्की मुस्कान के साथ न केवल व्यापारी को दंडित किया बल्कि उसे समाज की भलाई के लिए दान और सेवा करने का आदेश भी दे दिया हुआ और व्यापार के नए तरीके खोजे। रामकुमार ने हमेशा के लिए अपनी पुरानी पहचान छोड़ दी और लोगों के बीच मिलनसार हो गया। एक दिन जब अकबर और बीरबल नगर के बीचों बीच फिर से घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि बच्चे नया खेल खेल रहे थे, न कि उल्टा बोलने का बल्कि सच को खोजने का। एक बच्चा जो पहले उल्टा बताता था अब एक सवाल पूछ रहा था और उसका साथी जवाब दे रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने क्या कर दिखाया बीरबल? यह नगर अब बदल चुका है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह परिवर्तन मेरा नहीं, इन लोगों का था। मैंने बस एक दर्पण रखा ताकि वे खुद को देख सकें। जब कोई अपना प्रतिबिंब देख लेता है तो वह बदलने की ओर स्वयं अग्रसर हो जाता है। अकबर ने दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, तुम सचमुच चतुर हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, महानता आपकी कृपा है।
पर असली पुरस्कार यह है कि नगर के लोग अब सोचते हैं। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। नगर के लोग अब भी कभी कभी पुरानी आदतों की याद में उल्टा करना चाहते थे, पर वह अब खेल बन गया था, जीवन का हिस्सा नहीं। वे जानते थे कि असल सुख उस समय होता है जब वे सच बोलते और दूसरों की आत्मा को न घाव पहुंचाते। एक दिन नगर में एक यात्री आया जो बोला करता था, मुझे लोग मूर्ख कहते हैं क्योंकि मैं बहुत सरल हूँ। लोगों ने उसे प्यार से अपनाया और समझाया कि सादगी मूर्खता नहीं बल्कि एक वरदान है, और उसने वहां रहना ठाना और सबको नए ढंग से चीजें सिखाने लगा। नगर ने अब सीख लिया था कि बुद्धिमत्ता धन की तरह है, इसे बांटना, बढ़ाना और संवर्धित करना चाहिए। अकबर अपने राज्य लौटने से पहले नगर के बीचों बीच एक सभा बुलाकर बोले, मैं तुम्हारे यहाँ आने से बहुत खुश हूँ। देखो, किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी और आपसी समझ है। लोगों ने तालियां बजाईं और गुलाम हंसी की बेटी ने अपनी छोटी कविता सुनाई जो उसने स्वयं लिखी थी। वह कविता बताती थी कि कैसे एक छोटा सा सच लाखों हंसी से बड़ा होता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के कारण यह नगर आज सुधर गया है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, बुद्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं, वे सबका मिलकर बनाया हुआ उपहार है। अकबर और बीरबल जब विदा लेने लगे तो पूरे नगर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। रामकुमार ने कहा, अब मैं अपने पुराने नाम को छोड़कर नया नाम रखता हूँ, सुधाकर। सभी ने स्वागत किया और उन पर पुष्प वर्षा की। गुलाम हंसी ने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, यह परिवर्तन मुझे मेरी बेटी की सच्ची मुस्कान दे गया। बेटी ने सिर झुकाया और कहा, मैं अब रोज पढ़ूंगी ताकि मैं औरों को पढ़ा सकूं। नगर के लोग अब समझ चुके थे कि बुद्धि और मानवता का साथ आवश्यक है, और यदि कभी कोई फिर से मूर्खता की राह पकड़ने लगे तो वे स्मरण करा के हंसकर समझा देंगे, न कि तिरस्कार करके। कई साल बाद जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह इस नगर में सबसे यादगार कौन सा पल मानते हैं, बीरबल ने कहा, जब रामकुमार ने स्वीकार किया कि वह गलत था, यही क्षण मुझे सबसे महान लगा। क्योंकि स्वीकार्यता ही परिवर्तन का मूल है। अकबर ने माथा थपथपाया और कहा, सचमुच यह ज्ञान सभी देशवासियों को सिखाना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, ज्ञान तो फैलाना चाहिए, पर सबसे पहले हम अपने दिलों में उसे जगा लें। समाप्ति में यह नगर अब मूर्खों का शहर नहीं रहा। उसकी नई पहचान थी, विचारशीलता और हंसी का नगर। लोग अब जानते थे कि हंसी जीवन की मिठास है, पर उसके साथ स्नेह होना चाहिए। वे सीख चुके थे कि बुद्धिमत्ता का अर्थ न केवल तेज दिमाग होना है, बल्कि सच्चे दिल से जीने का नाम भी है। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की सजगता ने उस नगर को नया जीवन दिया, और उस नगर की कहानी दूर दूर तक फैल गई, ताकि हर जगह लोग समझ सकें, मूर्खता का नाम केवल शरारत नहीं, बल्कि उसने भीतर छिपी असुरक्षा को भी छुपाया हुआ था। और जहां साझा करके सहारा और सत्य हो, वहां मूर्खता नहीं, बल्कि समझदारी फलती फूलती है। फिर मंच पर एक व्यापारी आया जो रोज अपने माल के दाम उल्टे लगाता था, सस्ता दिखाकर महंगा बेचता और महंगा दिखाकर सस्ता बेचता था। बीरबल ने उससे कहा, क्या तुम अपने बालक को सच बताओगे? व्यापारी ने ठहाका लगाया, सच कहकर कौन चलेगा? लोग तो उल्टा ही समझते हैं। बीरबल ने उसे प्रेरित करने के लिए एक छोटा खेल खेला। उन्होंने एक छोटा सा मंच तय किया जिसमें व्यापारी ने अपने सामान का सच बोलकर दिखाना था, और जो खरीदार सच सुनकर खरीद ले, उसे पुरस्कार मिलेगा। व्यापारी ने हिचकिचाते हुए सच बताया, यह साड़ी अच्छी है, पर कितनी बार धोने पर रंग निकल सकता है। यह दाल सस्ती है, पर स्वाद इतना गहरा नहीं। आश्चर्य की बात, कई लोगों ने खरीदा, और खरीदार लौटकर खुश हुए क्योंकि उन्हें माल ने धोखा नहीं दिया। व्यापारी का चेहरा बदल गया। उसे एहसास हुआ कि सच बोलकर भी मुनाफा हो सकता है, और ग्राहकों का भरोसा बना रहता है।
बीरबल धीरे धीरे एक एक करके नगर की प्रथाओं पर प्रकाश डालते गए। नाई जिन्होंने दाढ़ी बढ़ाई, उनसे कहा गया कि दाढ़ी और बाल सर्वथा अलग चीज हैं और रूप बदल के लिए नहीं की जाते। पशुपालकों को समझाया गया कि जानवरों का खाद्य विनिमय सतर्कता से करें। शिक्षक को कहा गया कि वह बच्चों को सिखाए कि सीखना खेल नहीं, जीवन है। हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य था और बीरबल ने उसे धैर्य और हास्य के साथ समझाया। उन्होंने कभी कठोर शब्द नहीं कहे, हमेशा उदाहरण और कहानी से बात की। धीरे धीरे नगर वाले पूछने लगे, क्या हम बदल सकते हैं? बदलाव रातों रात नहीं आता। कई लोगों ने विरोध किया क्योंकि उनकी आदतें ही उनकी पहचान बन चुकी थीं। एक समूह जो स्वयं को नवीन उल्टावाद कहते थे, बोले, अगर हम सीधा बोलेंगे तो हमारी मौज कैसे रहेगी? हमारी हंसी कौन समझेगा? बीरबल ने कहा, हंसी की असली मौज तब है जब तुम किसी की उपेक्षा करके नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर हंसते हो। बीरबल ने नगर के सबसे बुद्धिमान दिखने वाले बुजुर्ग को मंच पर बुलाया, जिसने हमेशा उल्टे प्रवचन दिए थे। बुजुर्ग ने कहा, हमने उल्टा करके अपनी पीठ छिपाई है। तुम्हारे आने से हमारी पीठ का पर्दा हट गया है। बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, तो पर्दा हटा दीजिए। सच्चाई से डरना ठीक नहीं। बुजुर्ग कुछ झिझक कर बोले, हम डरते थे कि अगर हम सही बोलेंगे तो लोग हमें मूर्ख कहेंगे। बीरबल ने उनकी आंखों में झांका और कहा, मूर्ख और बुद्धिमान का अंतर किसी की ऊंचाई नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी है। जो ईमानदार है वह अंततः बुद्धिमान भी कहलाता है। धीरे धीरे नगर में छोटे छोटे परिवर्तन होने लगे। लोग अब अपने बच्चों से उल्टा खेलने की अपेक्षा उन्हें सिखाने लगे। दुकानें पारदर्शी हो गईं। दुकानदार ने माल की सही जानकारी देनी शुरू कर दी। स्कूल में बच्चे पढ़ने लगे, पर वह पढ़ना अब केवल किताबों का बोझ नहीं रहा, बल्कि उनकी आंखों में प्रश्न उठे और शिक्षक उन्हें उत्साह से जवाब देने लगे। युवा वर्ग में एक नई ऊर्जा आ गई। वे समझने लगे कि हंसी की असली जड़ उस समय सिद्ध होती है जब हंसी से किसी की चोट न पहुंचे। एक सुबह नगर में एक बड़ा आयोजन हुआ, सत्य दिवस, जिसे बीरबल ने प्रस्तावित किया। पूरे नगर ने इसे उत्साह से स्वीकार किया। उस दिन हर किसी को सुबह किसी एक सत्य की घोषणा करनी थी और किसी न किसी काम में सच का पालन करना था। पूरा नगर एक नए उत्साह से भर गया। गुलाम हंसी की बेटी ने उन किताबों को सही ढंग से पढ़ना शुरू किया और दिन भर उसने खुद से कई प्रश्न पूछे। क्यों मैं उल्टा पढ़ती थी? क्या यह मुझे सही खुशी देती थी या ज्ञानबद्ध करती थी? उसने पहली बार महसूस किया कि सच्ची खुशी ज्ञान से आती है, न कि उल्टे खेल से। व्यापारी ने अपने पुराने ग्राहकों को बुलाया और मुंह में सच बताते हुए कहा, मैं अब सच्चा बेचूंगा। जो भी शिकायत होगी मैं स्वीकार करूंगा। लोग आश्चर्यचकित हुए पर सुखी भी। दुकानदारों ने मिलकर घोषणा की कि वे अब मूल्य सूची दिखाएंगे और माल की सच्ची स्थिति बताएंगे। बीरबल ने देखा कि शहर में धीरे धीरे संतुलन आ रहा है। पर अभी गहरी जड़ें थीं, उन लोगों की जड़ें जिनके लिए उल्टा बोलना उनकी पहचान थी। ऐसे ही एक शख्स थे जो खुद को नगर का सबसे बड़ा मूर्ख कहते थे और उसे सचमुच लोग भी ऐसा मानते थे, क्योंकि उसने खुद को उसी में ढाल लिया था। उसका नाम था रामकुमार। बड़ा हंसमुख लेकिन चालाक था। उसकी चालों से कई बार लोगों की हंसी छीन ली गई थी। रामकुमार ने बीरबल के प्रयासों को देखकर कहा, बीरबल जी, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आपका सच हमारे लिए अच्छा है? हमारी अजीबमस्ती ही तो हमारी जीवन शैली है। इससे हमारी पहचान जुड़ी है। बीरबल ने ध्यान से उत्तर दिया, रामकुमार, पहचान बदलती रहती है। याद रखो, पहचान की जड़ आत्ममर्म है। अगर तुम्हारी मौज किसी की उपेक्षा में है तो वह मौज नहीं, एक बीमारी है। रामकुमार ने गुस्से में कहा, तुम बड़ी बात करते हो।
अगर तुम हमें बुद्धिमान बनाओगे तो हम खुद को खो देंगे। बीरबल ने हंसकर कहा, तुम अपनी पहचान अदला-बदली करने की बात कर रहे हो, पर क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी पहचान सबके सम्मान में बदले? रामकुमार कुछ चुप रह गया, उसके चेहरे पर संदेह की रेखाएं आईं। एक रात रामकुमार ने नगर के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और कहा, आओ हम बीरबल को सबक सिखाएंगे। कल उनकी सभा में हम सब उल्टा बोलेंगे ताकि लोग वापस अपने पुराने ढर्रे पर लौटें। बात फैल गई। बीरबल को जब खबर मिली तो वे बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने सोचा कैसे लोगों को बिना अपमान के अपनी गलती का एहसास कराया जा सके। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई जो मुलायम पर चतुर थी। अगले दिन मंच पर जब रामकुमार और उसके साथियों ने तैयारी करके मंच संभाला और हंसी मचाने के लिए तैयार हुए, बीरबल ने कहा, आज हम एक विशेष खेल करेंगे जिसका नाम है प्रतिध्वनि। इस खेल में हर कोई जो भी बोलेगा उसका प्रतिध्वनि रूप उधर ही जाएगा। रामकुमार ने उछलकर कहा, बहुत अच्छा, मैं तो आज सबसे बड़ा विवादित बयान करूंगा और देखूंगा कि लोग कैसे प्रतिध्वनित करेंगे। सबने तालियां बजाईं। रामकुमार ने मंच पर जाकर जोर से चिल्लाया, मैं सबसे मूर्ख हूं, पर अचरज हुआ कि लोगों ने उसका प्रतिध्वनि स्वर न बदलकर उसे उसी शब्द के साथ वापस कहा, तुम बुद्धिमान हो। रामकुमार चौंका। उसने फिर कहा, मैं बुरा हूं, पर प्रतिध्वनि ने कहा, तुम अच्छा हो। रामकुमार गुस्से में हो उठा, यह कैसी प्रतिध्वनि है? बीरबल ने तब धीरे धीरे कहा, देखो रामकुमार, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें इस कदर उल्टा बना चुका है कि तुम अपनी पहचान को मजाक समझते हो। पर यहाँ लोग तुम्हारे साथ वही करते हैं जो तुमने किया। जब तुम दूसरों को नीचा दिखाते हो तो लोग तुम्हें बुरा कहते हैं, पर जब तुम उनके साथ सच्चाई बांटते हो तो वही लोग तुम्हें सम्मान देते हैं। प्रतिध्वनि उसी का उत्तर देती है जो भीतर से निकलता है। रामकुमार को पहली बार लगा कि उसने जो व्यवहार अपनाया वही उसकी असली परछाई बना हुआ है। उसे शर्मिंदगी हुई। उसने आंखें झुकाईं और कहा, बीरबल, मैं शायद गलत था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, गलत होना कोई अपराध नहीं, उसे स्वीकार करना ही असली पराक्रम है। धीरे धीरे रामकुमार न केवल स्वीकार करने लगा बल्कि लोगों से माफी भी मांगी। नगर का माहौल बदलने लगा। जरा सी सच के साथ लोगों ने अपनी आदतों को परखा और जो अच्छा लगा उसे अपनाया। बीरबल ने लोगों को याद दिलाया कि परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि पुराना सब बुरा था। परिवर्तन का अर्थ है बेहतरी और संयम। उन्होंने कहा, हंसी बनाम उपहास में फर्क समझो, प्रेम बनाम तिरस्कार में फर्क समझो और ज्ञान बनाम दिखावा में फर्क पहचानो। नगर अब ऐसे लोगों का घर बन गया जहां लोग सोचकर बोलते, कार्य करके सीखते और हंसी बांटते थे, पर किसी की टोकनी नहीं करते थे।